ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में आज हम अगली कक्षा में चलते हैं। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार, आकृति का अध्ययन किया। इसके बाद हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अध्ययन किया और आज हम चौथे चैप्टर की ओर राजस्थान के अफवाह तंत्र की ओर बढ़ते हैं। अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र ड्रेनेज पैटर्न राज्य का जल किस ओर बहकर सागरों या महासागरों तक पहुंचता उसके बारे में अध्ययन करना है। अफवाह तंत्र से संबंधित कोई नदी जिसकी छोटी बड़ी सहायक नदियों का जल लेकर आगे बढ़ती है उसे उस नदी का अफवाह तंत्र कहा जाए। जैसे सामान्य देखें हम, हमारे यहाँ पर माही नदी है, माही नदी में छोटी नदियां आकर मिलती है। जैसे हम नदियों में पढ़ेंगे, हम एराव नदी आकर मिलती है, जाखल नदी आकर मिलती है, सोम नदी आकर, नौरेल नदी आकर मिलती है, अनास नदी आकर, चाप नदी आकर मिलती है, अनास नदी आकर मिलती है। इस प्रकार ये सभी नदियां किस नदी में आकर मिलती है? माही नदी में। तो यह माही नदी का क्या हो गया? अफवाह तंत्र। तो कोई बड़ी नदी छोटी बड़ी नदियों का जल लेकर आगे बढ़ती है, वो उस नदी का क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। राज्य के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। राज्य का अफवाह तंत्र 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। कुछ नदियों का जल अरब सागर में पहुंचता है, उसे अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। कुछ नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, उसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। तथा राज्य की अधिकांश नदियों का जल स्थानीय क्षेत्रों में ही लुप्त हो जाता है, जिसे कहते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र। इस प्रकार राज्य का अफवाह तंत्र 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। राज्य के जो जल का बंटवारा है, यानी कि राज्य की अरावली है, वो जल विभाजक का काम करती है। जब हमने अरावली का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि अरावली क्या करती है? जल विभाजक का काम करती है। यानी अरावली संख्या राज्य के जो मध्य है, इसकी पूर्व की ओर की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती है, जबकि इसके पश्चिम की ओर की नदियों का जल कहां पहुंचता है? अरब सागर में पहुंचता है। राज्य में वर्षा हम पढ़ेंगे जब जनवरी में, तो 57 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है। इसलिए राज्य की अधिकांश नदियों का जल स्थानीय क्षेत्रों में लुप्त हो जाता है। इसलिए राज्य की अधिकांश नदियां हैं, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं वो स्थानीय क्षेत्रों में ही लुप्त हो जाती है। या फिर कह सकते हैं हम अरावली के पश्चिम की अधिकांश नदियां हैं, उनका जल अपने ही आसपास के क्षेत्रों में या छोटी झीलों में लुप्त हो जाता है, यानी कि सागर या महासागर तक उनका जल नहीं पहुंच पाता है। इसलिए उन्हें आंतरिक अफवाह की नदियां कहा जाता है। इन्हें इसीलिए स्थानीय लोग रेला कहते हैं, यानी सामान्य भाषा में इन नदियों को रेला कहा जाता है। पानी आता है, बरसात के दिनों में थोड़ा सा बहता है और बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हम राजस्थान की अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 प्रकार का है, जिसमें सर्वाधिक अफवाह तंत्र है। कौन सा अफवाह तंत्र है? आंतरिक अफवाह तंत्र। 60% से अधिक राज्य का कौन सा अफवाह तंत्र है? आंतरिक अफवाह तंत्र। यह राज्य की कुल अफवाह तंत्र का कितना है? 60% से अधिक भाग होता है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र दूसरा अफवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी कि जिन नदियों का जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है, यह राज्य का अफवाह तंत्र का 20% से अधिक। वह अरब सागर का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र 20% से कम अफवाह तंत्र। इस प्रकार सामान्य पूछा जाए हमसे सर्वाधिक अफवाह तंत्र कौन सा है या कितना है, तो 60% से अधिक कौन सा होगा? आंतरिक अफवाह तंत्र लगभग 61% तक। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 20% से अधिक लगभग 21% तक, और लगभग 19% तक अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है। तो सामान्य प्रश्न पूछा जाए। आगे अगर प्रश्न पूछा जाता है हमसे, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी किसकी सहायक नदी? सहायक नदियों को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ज्यादातर सिलेबस में क्या जोड़ा जाता है? अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मैंने अभी पहले ही बताया कि छोटी बड़ी नदियां का जल कोई बड़ी नदी लेकर चलती है तो उसका क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र। यानी कि माही का अफवाह तंत्र हमने भी देखा था। माही में एराव आकर मिलती है, जाखल आकर मिलती है, सोम आकर मिलती है, मोरेन आकर मिलती है, चाप आकर मिलती है, अनास आकर मिलती है। ये सब क्या हो गई? माही की सहायक नदियां। तो हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं, या फिर एक तरफ नदियों के नाम आते हैं, एक तरफ सहायक नदियों के नाम आते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, या फिर
नीचे एक तरफ नदियां और एक तरफ सहायक नदियां, और नीचे लिखा होगा कुट अ को कुट ब से सुमेलित करते हुए नीचे कुटों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो सहायक नदियों से लेकर आते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले राजस्थान की नदियों को सहायक नदियों के रूप में हम देखते हैं। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र, राज्य का अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। राज्य का अफवाह तंत्र 3 प्रकार का है। सबसे पहले हम अफवाह तंत्र देखते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। कौन से सागर का अफवाह तंत्र? अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र हमने अभी बात करी थी, ये लगभग कितने प्रतिशत है? 19%। 19% तक का अफवाह तंत्र किसका है? ये अरब सागर। कुल अफवाह तंत्र का कितना है? 19% तक का अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर में सबसे पहली नदी की बात करते हैं हम, तो लूनी या लूणी नदी, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। हम लोग सहायक नदियां देख रहे हैं। सबसे पहली है लूणी नदी। लूणी नदी व लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला है लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो लूणी की सहायक नदियों की बात करें तो गुहिया, लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, जवाई, सांगी, सांगी या संगाई, सुकड़ी, यह बाईं ओर की नदियां और एकमात्र दाईं ओर की नदी है जोजरी या इसी को कहते हैं जोजड़ी। यह सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? या लूणी की सहायक नदियां हैं। गुहिया, लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, जवाई, सांगी या संगाई, सुगड़ी और जोजड़ी, यह सहायक नदियां किसकी हैं? लूणी की। इनकी कुछ विशेष नदियों के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ सहायक नदियों को देख रहे हैं। आपसे सीधा सा प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी है या नहीं, इस तरीके का सामान्य प्रश्न आए तो उसका जवाब हमें यहाँ से देना है। गुहिया, लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, जवाई, सांगी या संगाई, सुगड़ी व जोजड़ी या जोजड़ी, यह किसकी सहायक नदियां हैं? यह सभी सहायक नदियां लूणी की सहायक नदियां हैं। तो अरब सागर के अफवाह तंत्र में हमने सबसे पहले कौन सा अफवाह तंत्र पढ़ा है? लूणी का अफवाह तंत्र। सेकंड बात करते हैं हम अफवाह तंत्र में, पश्चिमी अफवाह तंत्र है जो अरब सागर का अफवाह तंत्र है, उसमें सेकंड नदी है वो है साबरमती। साबरमती की नदी सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। एक फर्स्ट हमने पढ़ा अरब सागर का अफवाह तंत्र में लूणी, दूसरी है साबरमती। साबरमती की सहायक नदियों में हम देखें, साबरमती की सहायक नदियों में यहाँ पर है वाकल, वाकल के बाद में इसकी सहायक नदी है मानसी, मानसी के बाद में इसकी सहायक नदी है सेई, सेई के बाद में इसकी सहायक नदी है वैत्रई, वैत्रई, वैश्वा, और सहायक नदी है इसकी हतमई। यह इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी? साबरमती की। वाकल, मानसी, सेई, वैत्रई, वैश्वा व हतमई ये किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती के बाद में हम देखते हैं इसके पास में नदी है, नेक्स्ट नदी है, इसको कहते हैं पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। यह मुख्य नदी फिर से पश्चिमी बनास, और इसके बाद में एक नदी है सुकेल। तो इस प्रकार अभी हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। इसमें लूणी नदी, लूणी नदी के बाद में है साबरमती नदी, फर्स्ट है लूणी नदी, बाकी सब इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सेकंड नदी है साबरमती या साबरमती की सहायक नदी। नेक्स्ट नदी जो सीधे अरब सागर में पश्चिम बनास नदी, और नेक्स्ट नदी है सुकेल, और नेक्स्ट नदी है इसके बाद में माही, नेक्स्ट नदी है इसकी माही। इस प्रकार 5 नदियों का जल सीधा हमारे यहाँ पर कहां पहुंचता है? अरब सागर, या अरब सागर के जो भाग है खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो किसका विस्तार है? अरब सागर का ही विस्तार, इसलिए हम कहते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो हमारे यहाँ पर 5 नदियों का जल सीधा कहां पर पहुंचता है? अरब सागर में। अरब सागर में भी हमारे यहाँ पर खंबात की खाड़ी, और आगे हम इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर लूणी नदी का जल है वो कहां पर जाता है? लूणी नदी का जल है वो कच्छ के रण में, जो अरब सागर का ही भाग है, और पश्चिम बनास और सुकेल का जल कहा जाता है कच्छ के रण में। जबकि माही व साबरमती का जल है वो खंबात की खाड़ी में पहुंचता है।
उसके बारे में हम विस्तार से जब एक एक नदी को पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस प्रकार 5 नदियां कौन कौन सी? लोणी, लोणी के बाद में साबरमती, साबरमती के बाद में पश्चिम बनास, पश्चिम बनास के बाद सुकेल और सुकेल के बाद माही, जिनका जल सीधा कहां पर पहुंचता है? अरब सागर में पहुंचता है। माही की सहायक नदियों की बात करें, हम देखें माही की सहायक नदियों में तो एक नदी है एराव, जो सबसे पहले आकर मिलती है राज्य में, एराव। एराव के बाद में आकर मिलती है जाखम, जाखम, इसके बाद में है सोम नदी, सोम नदी के बाद में आती है चाप नदी, चाप नदी के बाद में आती है मोरैन नदी, एक मोरैन है, यह मोरैन नदी है, मोरैन नदी के बाद में आकर मिलती है अनास नदी। तो इस प्रकार एराव, जाखम, सोम, चाप, मोरैन और अनास नदियां किस में आकर मिलती हैं? माही में आकर मिलती हैं। इस प्रकार ये हमारा कौन सा अपवा तंत्र है? अरब सागर का अपवा तंत्र है, जिसमें सीधी नदियां आकर मिलती हैं। तो हमने पढ़ा अभी लोणी नदी व लोणी नदी की सहायक नदियां, साबरमती व साबरमती की सहायक नदियां, पश्चिम बनास, सुकेल और माही। इन नदियों का जल कहां पर पहुंचता है? अरब सागर में पहुंचता है। इसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। अभी हम केवल जो सामान्य एग्जामों में, छोटे एग्जाम्स में सामान्य प्रश्न आता है उसी की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य प्रश्न कैसा आता है कि सहायक नदियों को लेकर पूछा जाता है। अभी हाल ही में लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछा गया था इनमें से कौन सी माही की सहायक नदी है या नहीं। इस तरीके का सामान्य प्रश्न है तो आप निकाल सकते हैं। इनमें से साबरमती की सहायक नदियां पूछ ले हमें या लोणी की सहायक नदियां पूछ ले। आगे इसी तरह हम आगे चर्चा करते हैं ये अरब सागर का अपवा तंत्र का। नेक्स्ट देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। कौन सा अपवा तंत्र? बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, जिनका जल इसी माध्यम से कहां तक पहुंचता हो? बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता हो, उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। तो सेकंड हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यह राज्य के कुल अपवाह तंत्र का लगभग कितना है? 31% है। सेकंड हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो सबसे पहली नदी है वो है चंबल। चंबल नदी का अपवाह तंत्र राज्य में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। राज्य की अधिकांश नदियों का जल लेकर ये कहां चलती? यहाँ से राजस्थान से बाहर निकलते हुए यूपी में, मुरादाबाद में, इटावा किससे मिल जाती है? या यमुना से मिल जाती है। और यमुना के इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? इलाहाबाद में जैसे अभी प्रयागराज है उसमें किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और गंगा आगे बढ़ती हुई अपना जल कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। इस प्रकार इस नदी का जल सीधे रूप से कहां पर जाता है? बंगाल की खाड़ी से जाता है। बाकी सारी इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है चंबल। चंबल की अब हम देखते हैं सहायक नदियां। मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। चंबल की सहायक नदियों की बात करते हैं हम। पहले हम इसकी दाहिनी ओर की नदियों की देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण। दाहिनी ओर की नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी आती है कुनकु नदी। कुनकु नदी के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी के बाद में एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध की दक्षिण की तरफ और देखते हैं तो एक नदी है देखो काली सिंध की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काली सिंध की सहायक नदियां हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी सहायक नदियां देख रहे हैं हम। काली सिंध की सहायक नदियां कुनकु, पार्वती और काली सिंध। काली सिंध की सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदी है परवन। परवन के बाद में इसकी सहायक नदी है आहू। आहू के बाद में इसकी सहायक नदी है निवाज। निवाज के बाद इसकी सहायक नदी है उजाड़। और उजाड़ के बाद में इसकी सहायक नदी है चंद्रभागा। ये सभी सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। और काली सिंध स्वयं नानेरा कोटा में किसमें मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। तो कुनकु, पार्वती और काली सिंध किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। इसके बाद और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसी की ओर इसमें आकर इसकी सहायक नदियों की बात करें। नेक्स्ट हम सहायक नदियों में देखते हैं जो राज्य की मुख्य सहायक नदियां हैं। जो बाह्य की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियों में देखिए औराई से पहले प्रतापगढ़ से निकलकर एक नदी मिलती है गांधी सागर बांध में जिसका नाम है शिवना। शिवना के बाद में औराई के बाद में है आलनिया। आलनिया के बाद में नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद में नदी है मेज नदी के बाद में है बनास नदी। और बनास नदी के बाद में है सीप नदी। इस प्रकार ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं?
सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। कुनकु, पार्वती, कालीसिंध, शिवना, ओराई, आलनिया, ब्राह्मणी, मेच, बनास, सीप, ये सभी सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां। बनास स्वयं भी चंबल की क्या है? सहायक नदी है। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में किसमें मिल जाती है? सीप के साथ मिलते हैं, त्रिवेणी संगम बनाते हैं, किसमें मिलती है? चंबल में मिलती है, जब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुनकु, पार्वती, कालीसिंध, शिवना, ओराई, आलनिया, ब्राह्मणी, मेज, बनास व सीप, ये सभी सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां? चंबल की। मेज नदी जिसमें अभी हाल ही में हादसा हो गया था, एक बाराती बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी मुंदी में, जो इस मेज नदी में। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी। आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिजोलिया पठारम में पढ़ा था, वहीं से इसका उद्गम होता है, भिलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। और किस नदी में आकर मिलती है? चंबल नदी में आकर विलीन होती है। इसकी एक सहायक नदी मांगली नदी पर, मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ भिलवाड़ा जिले में। तो आगे हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो कुनकु, पार्वती, कालीसिंध, शिवना, ओराई, आलनिया, ब्राह्मणी, मेज, बनास, सीप किसकी सहायक नदी है? चंबल की। जिसमें से बनास राज्य की सबसे बड़ी नदी, राज्य में अफवाह की दृष्टि से, राज्य के भूभाग में अफवाह की दृष्टि, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, राज्य में पूर्णतः अफवाह है, राज्य में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी? बनास नदी। लगभग 480 किलोमीटर राज्य में बहती है, जिसका उद्गम कुंभलगढ़ या कन्नौर की पहाड़ियों से होता है। इसकी बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां। किसकी? बनास की। बनास स्वयं सहायक नदी किसकी? चंबल की। लेकिन बनास की हमारे लिए मुख्य नदी है, तो हम देख लेते हैं बनास की सहायक नदियों के बारे में। तो हम अपवाद तंत्र किसका पढ़ रहे हैं? चंबल का है। लेकिन चंबल की ही एक सहायक नदी है, वो सहायक नदी कौन है? बनास। और हम बनास नदी की क्या पढ़ रहे हैं? सहायक नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में या सीधा राज्य से बाहर नहीं निकलती। ये किसमें मिलती है? ये तो चंबल नदी में मिलती है। लेकिन इसकी क्योंकि ज्यादा सहायक नदियां और राज्य की पूर्ण बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी है, इसलिए हम इसकी सहायक नदियों की चर्चा कर रहे हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास की सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले बेड़च, जिसे प्रारंभ में क्या कहा जाता है? आयड़ कहा जाता है। बेड़च, बेड़च की बात में इसकी सहायक नदी है, दूसरी है बेड़च, और दूसरी सहायक नदी है मेनाल। फिर इसकी सहायक नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी के बाद में इसकी सहायक नदी है कोठारी नदी के बाद में इसकी सहायक नदी है खारी। खारी के बाद में इसकी सहायक नदी है डाई, और डाई के बाद में इसकी सहायक नदी है मोरेन। और एक मोरेन पढ़ा था हमने, वो किसमें पढ़ा था हमने? मोरेन। वो डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और माही में मिलती है। जबकि ये कौन सी है? मोरेन, जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और कहां मिलती है? ये सवाई माधोपुर में किससे मिलती है? बनास में मिलती है। ये है मोरेल, जिसमें मोरेल बांध भी बना हुआ सवाई माधोपुर में। तो बेड़च या आयड़, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई और मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदियां हैं। और बनास स्वयं किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो अभी हमने बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र में केवल एक नदी पढ़ी है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो फर्स्ट नदी हुई हमारे पास कौन सी नदी? चंबल। वह चंबल की क्या थी? सहायक नदियां या सहायक नदियों की सहायक नदियां, जिसमें से हमने कालीसिंध की सहायक नदी और बनास की सहायक नदी का अध्ययन किया। सहायक नदियों से प्रश्न आए तब ये हमारे लिए काम का। नेक्स्ट देखते हैं हम सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। चंबल नदी के बाद में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, और वह नदी है हमारे पास बाणगंगा। सेकंड नदी हमारे पास कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी सेकंड नदी हमारे पास है। बाणगंगा नदी जो सीधी यमुना में मिलती है। अभी तो क्या है, जयपुर के आसपास में सर्वाधिक क्या बना दिए गए? एनीकेट बना दिए गए। इसलिए इसका जल है वो चंबल तक नहीं पहुंच पाता है। अभी आंतरिक अपवाद नदी लगभग हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम सामान्यतः इसको देखें बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र माना जाता है। बाणगंगा के देखेंगे हम, इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियों से होता है, जब हम पूरा पढ़ेंगे। बाणगंगा सेकंड है। बाणगंगा और बाणगंगा की दो सहायक नदियां हैं हमारे पास। एक हमारे पास इसकी सहायक नदी है अजान, और दूसरी इसकी सहायक नदी है पूर्व। यह दोनों ही सहायक नदियां किसकी हैं? बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। तीसरी नदी है यहाँ पर फर्स्ट चंबल, सेकंड बाणगंगा, और तीसरी नदी हमारे पास यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है गंभीर नदी। एक हम गंभीरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बेड़च की सहायक नदी है। जिन बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, वो गंभीरी है। यहाँ पर इसकी सहायक नदी कौन है?
गंभीर नदी है, जिसका उद्गम चांदनगांव श्री महावीर जी करौली से होता है। ये नदी कौन सी है? गंभीर। जो ये भी सीधी नदी जिसमें मिलती है, यमुना में मिलती है, और यमुना का जल गंगा के माध्यम से कहां पहुंचता है? बंगाल की खाड़ी से। तो 3 नदियां राज्य की सीधी कहां किसमें मिलती है? हमारे यमुना में मिलती है। कौन कौन सी? गंभीर, बाणगंगा और चंबल। गंभीर की सहायक नदियों की बात करें तो इस नदी का उद्गम ही भद्रावती नदी के रूप में होता है। भद्रावती, भद्रावती के बाद में है ऊंटा, ऊंटा के बाद में है भैसावर, भैसावर के बाद में है माजम, कि माजम इसकी सहायक नदी है, न की सावर नदी की। भद्रावती, ऊंटा, भैसावर, माजम व बरखेड़ा, ये 5 नदियां हैं। भद्रावती, ऊंटा, भैसावर, माजम व बरखेड़ा। गंभीर नदी का उद्गम ही भद्रावती नदी के रूप में होता है। 5 नदियां भद्रावती, ऊंटा, भैसावर, माजम व बरखेड़ा। इन 5 नदियों को रोककर करौली में, इन 5 नदियों को रोककर करौली में, सवाई करौली में पांचना बांध बनाया गया है, जो मिट्टी से बना हुआ राज्य का सबसे बड़ा बांध है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार अध्ययन करेंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, क्योंकि इन 5 को रोककर कौन सा बांध बनाया गया? पांचना बांध। निम्न में से पांचना बांध का संबंध किस नदी से है या नहीं, ये सब प्रश्न पूछ ले आपको। तो भद्रावती, ऊंटा, भैसावर, माजम और बरखेड़ा किसकी सहायक नदियां हैं? गंभीर की। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा अपवाद तंत्र हुआ? बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। अरब सागर में हमने देखा था 5 नदियों का जल अरब सागर में पहुंचता है। कौन सी 5 नदियां? तो हमने देखा था लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकेल व माही। यहाँ पर देखिए हम 3 नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी सहायक नदियां बहुत है, जैसे चंबल फर्स्ट, फिर है बाणगंगा और गंभीर। इन 3 नदियां हैं जो सीधी यमुना में मिलती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा अपवाद तंत्र हुआ? बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र हुआ। आगे हम बात करते हैं इन्हीं अपवाद तंत्र में। अब हमारे पास अंतिम अपवाद तंत्र रहा कौन सा है? आंतरिक अपवाद तंत्र। आंतरिक अपवाद ऐसी स्थानीय भाषा, स्थानीय बहुत सारी नदियां हैं जो अपने मार्ग में वर्षा काल में कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर बहने के बाद क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। लेकिन कुछ मुख्य नदियां हैं जो दिखाई देती हैं बरसात के दिनों में, जिनके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे, जो कुछ मुख्य नदियां हैं। इसलिए यह राज्य की कुल अपवाह तंत्र का कौन सा अपवाह तंत्र? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र हमने पहले ही कहा था, लगभग 61% तक है आंतरिक अपवाह तंत्र। और ये ऐसा अपवाह तंत्र, ऐसा अपवाह तंत्र जिसका जल किसी सागर या महासागर या खाड़ी तक नहीं पहुंच पाता है, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा कम होती है। यदि वर्षा कम हो तो पानी थोड़ा सा गिरा, थोड़ी देर आगे बढ़ेगा और क्या हो जाता है? आगे रुक जाएगा। हम भी हमारे घर पे पानी भूल जाते थे, रेला आया, तो इसलिए स्थानीय भाषा में इसको लोग क्या कहते हैं? रेला कहते हैं। बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत दिखता है और फिर ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक लगभग 60% से अधिक 61% तक कौन सा अपवाह तंत्र मिलता है? आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी। यह आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी। इस तरह से हम इसके आगे इसकी बहुत सारी चर्चा हम बाद में करेंगे, नदी के स्वरूप पैटर्न के बारे में। घग्गर नदी के बाद में कांकरी नदी, कांकरी नदी के बाद में इंपोर्टेंट नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के बाद में इंपोर्टेंट नदी है काकने नदी। काकने नदी के बाद में इंपोर्टेंट नदी है साबी, या इसको कहते हैं साबवी। एक हमने पढ़ी थी सांगी या संगाई। नदियों में थोड़ा सा नाम, जैसे एक में हमने पढ़ी थी मोरेन या मोरेल, एक हमने पढ़ी थी गंभीरी या गंभीर। नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, वहां पर थोड़ी दिक्कत हो, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। वो लुणी की सहायक नदियों में साबी थी और क्या है? साबी। एक हमने पढ़ी थी गंभीरी, वो बेड़च की सहायक नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाली है गंभीरी। जबकि एक गंभीर है जो पांचना बांध से संबंधित है, करौली से संबंधित है। इसी प्रकार ये साबी है आंतरिक वाली और सांगी थी लुणी की सहायक नदी। तो घग्गर है, कांकरी है, रूपारेल है, काकने है, साबी है, साहबी है। इसके अलावा है रूपनगढ़, इसके अलावा है मेंथा, खारी, खंडेला। यह सभी कौन सी नदियां हैं? आंतरिक अपवाह की नदियां, मुख्य आंतरिक अपवाह की नदियां। घग्गर है, कांकरी है, रूपारेल है, काकने है, साबी या साहबी है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, खारी है, खंडेला है। यह आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। इस प्रकार हमने देखा, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं से कौन से आंतरिक अपवाह की नदी है या नहीं, तो मुख्य रूप से इन नदियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि
क्या अगर हम पढ़ेंगे तो रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, ये 4 नदियां ऐसी है जो सीधी किसमें जाकर मिलती हैं, सांभर झील में जाकर मिलती है। आंतरिक अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी बेसिन कहे तो सांभर बेसिन है। सांभर में सारी छोटी मोटी सहायक नदियां हैं, नागौर से निकलने वाली, सिकर की खंडेला की पहाड़ियों से, तोरावटी की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं वो सीधी, या अजमेर की पहाड़ी से कुछ नदियां निकलकर सीधी किसमें मिल जाती हैं, सांभर झील में मिल जाती है। नागौर, अजमेर और जयपुर के मध्य में सांभर झील स्थित है। चारों ओर की पहाड़ियों से उतरकर नदियां, छोटी-छोटी नदियां इसमें मिलती हैं। इसलिए आंतरिक अपवाह में सबसे बड़ी झील, आंतरिक अपवाह का जो जल रखती है वो कौन है, सांभर झील। जब हम आंतरिक अपवाह को विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो देखिए घग्गर नदी, कांती नदी, रूपारेल, काकने, साबिया, सांबी, रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला, यह आंतरिक अपवाह की नदियां हैं जिनका जल सीधा किसी सागर या महासागर या खाड़ी में नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है। और ये देखें तो सबसे ज्यादा ये इस बीकानेर संभाग की नदियां हैं। सबसे ज्यादा किस संभाग में, बीकानेर संभाग में पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र पाया जाता है। न वहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र किस संभाग में नहीं पाया जाता है, बीकानेर संभाग में। वहां की कोई भी नदी किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। राज्य के 2 जिले हैं जहां हम पढ़ेंगे आगे की, जहां पर कोई नदियां नहीं है। तो कौन सी नदी का जानते हैं हम, चूरू व बीकानेर। ये सब सारी चीजें हम आगे अध्ययन करेंगे। राज्य में सबसे ज्यादा जो उद्गम होता है, देख ले, राज्य में सबसे ज्यादा जो नदियों का उद्गम होता है वो अरावली से होता है, पढ़ा। और अरावली का विस्तार किस जिले में सबसे ज्यादा पढ़ा हमने, उदयपुर जिले में। इसलिए राज्य में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम किस जिले से होता है, तो उदयपुर जिले से। जबकि सबसे ज्यादा नदियां किस जिले से होकर प्रवाहित होती हैं, तो झालावाड़ से। प्रवाहित होना यानी कि आकर बहती हुई निकलती है, वो झालावाड़ जिले से। जबकि उद्गम होना, उत्पत्ति होना, सबसे ज्यादा नदियों की उत्पत्ति किस जिले से होती है, उदयपुर जिले से होती है। और भौतिक प्रदेश दे तो किस प्रदेश से होती है, अरावली से सबसे ज्यादा नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। अरावली राज्य की जल विभाजक का काम करती है, यानी इसके पश्चिम की नदियां हैं वो अरब सागर में पहुंचती हैं, और इसके पूर्व की ओर की नदियां हैं वो कहां पहुंचता है, उनका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। आगे हम एक एक नदी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र, और अरब सागर के भी अपवाह तंत्रों में हम सबसे पहले हम देखते हैं लूणी बेसिन को, लूणी नदी के बारे में। हमने अध्ययन किया है, सबसे पहले हमने अरावली का जिस प्रकार हमने चैप्टर लिए हैं उसी प्रकार अध्ययन करते जाओगे तो ये हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये पढ़ा है क्या है, राज्य के मध्य में अरावली। अभी हम पढ़ेंगे नदियों को, देखेंगे तो नदियों का उद्गम तो बहुत ही ज्यादा हमेशा के लिए आपको परमानेंट याद रह जाएगा। ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई शॉर्ट टेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलती है, किन जिलों से होकर बहती है, जैसे आपको याद करना पड़ेगा कि लूणी नदी किन जिलों से, 3 नदियां तो मुख्य रूप से याद करनी पड़ेगी आपको। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र किन जिलों से होकर है, आपको चंबल नदी का बहाव किन क्षेत्रों से, बनास का किन 6 जिलों का आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। जिले याद है तो आपको यह बहुत सामान्य सा। हमने देखा राज्य की अरावली, और अरावली के बारे में देखा था हमने 7 जिलों में फैली हुई मुख्य रूप से, और ये अरावली राज्य के मध्य में फैली हुई। हमने बात की थी ये पश्चिमी मरुस्थल है और ये पूर्वी मैदान है। तो ये अगर आपको पता है तो अब हम शुरू करते हैं किसके बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में। और अपवाह तंत्र भी कौन सा अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं, अरब सागर का अपवाह तंत्र, जिसको हमने अभी एक चार्ट के माध्यम से समझ लिया है। अरब सागर का अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे पहले हम जिस नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो है लूणी नदी। लूणी नदी देखें हम, लूणी नदी का उद्गम ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये कौन सी अरावली है, मध्य अरावली। मध्य अरावली में हमने पढ़ा था नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी अजमेर शहर के चारों नाग पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है सागरमती नदी। नदी कौन सी है, सागरमती। एक नदी है साबरमती, वो अलग है। ये कौन सी नदी है, सागरमती नदी का उद्गम होता है। और एक नदी दूसरी इस तरफ से एक नदी आती है पुष्कर झील से, हमने पढ़ा था पुष्कर झील के बारे में। इस पुष्कर झील से एक नदी आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम होता है पुष्कर झील से। नाले के रूप में छोटे छोटे हैं, यहाँ पर शाखाएं। तो सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों नदियों का मिलन स्थल है गोविंदगढ़। यह गोविंदगढ़, यहाँ पर गोविंदगढ़ बांध भी बना रखा है, गोविंदगढ़। कहां पर है ये, अजमेर। गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों मिलती हैं। इसके बाद में इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को लूणी नदी कहा जाता है। कहां से, गोविंदगढ़ के आगे इस नदी को क्या कहा जाता है, लूणी नदी कहा जाता है। यह नदी आगे बढ़ती है अजमेर। अजमेर के बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या है, नागौर है। हमने किसमें पढ़ा था, हमने भौतिक प्रदेशों में पढ़ा था।
नागौर और अजमेर के बीच में कौन सी पट्टी है, बांका पट्टी या कोबर पट्टी। तो यहाँ पर सागरमती नदी के रूप में लुनी नदी का उद्गम होता है कौन सी पहाड़ियों से, तो नाग पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर, ये कौन सी पहाड़ी है, नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और सरस्वती नदी गोविंदगढ़ में मिलने के बाद ये किस नदी के नाम से जानी जाती है, लुनी नदी के नाम से जानी जाती है। अजमेर प्रारंभ में कौन सा शहर नगर है, जिला है अजमेर। अजमेर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में है जोधपुर, जोधपुर के बाद में हम पाली, पाली के बाद में हम बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में यहाँ जालोर, और जालोर के बाद में यहाँ कच्छ के रण में आकर, दलदली क्षेत्र है, कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। लंबाई को लेकर हर जगह अलग अलग है, हमें याद रखनी। हमारे राजस्थान में कितनी लंबाई है, इसकी 330 किलोमीटर इसकी राज्य में लंबाई है, 330 या 31 किलोमीटर राज्य में क्या है इसकी लंबाई है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर राज्य में लंबाई है। और कहां पर, कच्छ के रण में, यहाँ पर कच्छ जिला है गुजरात का, और कच्छ के रण में आकर क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है। कौन सी नदी है, लुनी नदी। कितने जिलों में है, तो 6 जिलों में, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर, इन 6 जिलों में बहने के बाद में कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। देखें अरावली के समानांतर दिशाओं को लेकर प्रश्न आता है हमसे, तो अरावली के समानांतर, अरावली के पश्चिम में, अरावली के समानांतर, अरावली के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे बनास नदी सेम वैसी पोजीशन में लेकिन उल्टी बहती है। प्रश्न पूछ ले आपको घुमा फिरा कर, इनमें से कौन सा कथन राजस्थान की नदियों को लेकर सत्य असत्य ऐसे प्रश्न आए, तब हमें 3-4 नदियों की तो पूरी व्याख्या पता होनी चाहिए। लुणी की है, बनास की है, माही की है, चंबल की है, इनकी पूरी कहां से निकलती है, इसका दायां भाग कौन सा है, इसका बायां भाग कौन सा है, जहां से नदी उद्गम होता है उस दृष्टि से आपका दायां बायां नहीं, जहां जिस नदी का जहां से उद्गम हुआ उसका दायां और बायां आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप मैप में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, मैप से पढ़ना है आपको। तो इस नदी का उद्गम देखें, हम देखा हमने मध्य अरावली के नागपहाड़ी और सागरमती से इसका उद्गम सागरमती नदी के रूप में नागपहाड़ी से होता है। सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं, लुनी नदी कहते हैं। गोविंदगढ़ में दोनों मिलती हैं, तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर में बहते हुए कच्छ के रण में क्या होती है, विलीन हो जाती है। राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कच्छ का रण है वो अरब सागर का एक भाग है, इसलिए इसको अरब सागर का आपवा तंत्र मानते हैं। नेक्स्ट बात करें, यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, अरावली के पश्चिम की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी बात करें तो यह अरावली के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और अरावली के किस ओर है, पश्चिम की ओर है। मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी नदी है, लुनी नदी। इसे लवणवती नदी भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है, लवणवती नदी कहा जाता है। इसे आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है, मीठी नदी भी कहा जाता है। आधी खारी आधी मीठी की अगर हम आगे चर्चा करेंगे कि कहा जाता है, इसे लवणवती कहा जाता है, इसे आधी खारी आधी मीठी नदी। और कालिदास ने इसे अंतःसलिला कहा, कालिदास ने इसे क्या कहा है, अंतःसलिला कहा। इस प्रकार इस नदी के नाम है लवणवती, आधी खारी आधी मीठी और अंतःसलिला। आधी खारी और आधी मीठी का संबंध क्या है, तो देखें हम बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर में स्थान है बालोतरा, बालोतरा कस्बे से यह नदी आगे सागर तल से नीचे बहती है। सागर तल से नीचे बहती है मतलब यह गहराई नहीं बनाती, ये गहराई में नहीं बहकर सपाट मैदान में बहती है, और सपाट मैदान में बहने के कारण यह इस बालोतरा के आगे क्या होता है, इसमें बाढ़ भी आने की संभावनाएं होती हैं। दूसरा, यह सागर तल से नीचे बहती है। यहाँ देखें हम इस भूभाग में पढ़ेंगे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवणी मिट्टी पाई जाती है। कच्छ के रंग की जो मिट्टी, जो नमक की मात्रा होती है, जो दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा, ग्रीष्मकाल में चलने वाले पवनों के द्वारा जालोर, बाड़मेर, पाली तक फैला जाती है, यही इसमें नमक के कण घुले होते हैं, जिस कारण इस नदी का जल आगे कैसा होता है, खारा होता है। तो देखिए बालोतरा से आगे इसका जल कैसा है, खारा है, और बालोतरा से आगे इस क्षेत्र में कैसा इसका जल मीठा है, इसलिए इसको आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। दूसरा, बालोतरा से आगे सागर तल से नीचे बहती है, या फिर कहीं हम एक सपाट मैदान में बहती है। इस गहराई में हमें यहाँ पर कहीं पर भी नदी का मुख्य भाग दिखाई नहीं देता है, पूरे मैदानी भाग में बहती है, जिस कारण यदि कभी नागौर की पहाड़ियों में से या फिर हमें पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा आती, तेज पानी आने पर यहाँ तो गहराई में बहने के कारण नदी का मार्ग है, लेकिन यहाँ का समतल मैदान में बहती है, इसलिए बालोतरा के आसपास क्या आ जाती है, इसमें बाढ़ आ जाती है। तो बालोतरा के आगे बाढ़ आ जाती है, बालोतरा से आगे क्या है, इसका जल खारा है।
तो इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है। पाली में बहुत सारी कपड़ा मिलें हैं, कपड़े की मिलें होने के कारण पाली से आगे क्या है, प्रदूषित नदी। यह पाली में बहुत ही अधिक प्रदूषित है। पाली में इसकी सहायक नदी आकर मिलती है बांडी नदी। बांडी नदी अजमेर शहर अपने पाली शहर से होकर गुजरती है, जहां पर बहुत अधिक कपड़ा मिले हैं। तो बांडी व लूनी नदी दोनों ही सबसे ज्यादा राज्य की क्या है, प्रदूषित नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों की बात करें हम तो इसकी सहायक नदियां हमने देखी थी। इसमें मुख्य सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो नागौर जिले में एक गांव है पांडुल गांव। कौन सा गांव है, पांडुल गांव। इस पांडुल गांव से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं जोजरी। इस नदी का नाम क्या है, जोजरी, या क्या नदी का नाम, दूसरा नाम क्या है, जोजड़ी। जो भी मिले आपको जोजरी या जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। और यह जोजड़ी नदी नागौर से बहते हुए जोधपुर शहर से होते हुए बिलाड़ा नामक स्थान पर, पिचिया गांव है, बिलाड़ा नामक स्थान पर, बिलाड़ा कस्बा है, बिलाड़ा कस्बा में आकर किस में मिल जाती है, लूनी नदी में आकर मिल जाती है। देखिए हम दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, बाकी सभी नदियां किस ओर से मिलती है, लूनी की सहायक नदी बाईं ओर से। इसलिए नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम क्या है, जोजरी या जोजड़ी, जिसका उद्गम पांडुल नागौर से होता है। कहां से होता है, पांडुल गांव नागौर से होता है। दूसरी विशेषता क्या होगी, सहायक नदियां, बाकी सारी सहायक नदी का उद्गम अरावली शृंखला से होता है, जबकि इसका उद्गम कहां से होता है, अरावली से नहीं होता है। तो निम्न में से लूनी की सहायक नदियों में से कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, क्योंकि कौन है, जोजरी। और निम्न में से कौन सी सहायक नदी है जो दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, तो भी कौन सी है, जोजरी। दूसरी विशेषता ये जहां पर मिलती है, किसमें मिलती है, लूनी में आकर मिलती है। यहीं पर आगे एक बांध बनाया गया जिसका बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध। तो जसवंत सागर बांध कहां पर है, जोधपुर में। जसवंत सागर बांध कहां पर है, जोधपुर में। इसी बांध को, क्योंकि यहाँ पर गांव का नाम क्या, पिचियाक गांव है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पिचियाक बांध। अब से पूछ लिया जाए पिचियाक बांध कहां है, तो कहां पर है, जोधपुर में। या जसवंत सागर बांध कहां पर है, तो जोधपुर है। जोजरी के मिलने के बाद में इस पर बांध बना हुआ है, जसवंत सागर या पिचियाक बांध, जोधपुर में। दूसरा, इस नदी की, जोजरी नदी की बात करें तो सीन नदी की तर्ज पर, पेरिस की सीन नदी की तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है पर्यटन की दृष्टि से। जैसे जयपुर में अभी हाल ही में एक नदी को हम पढ़ेंगे, अभी करंट का है, वो भी द्रव्यवती नदी, जो पहले अमित शाह नाले के नाम से जानी जाती थी, द्रव्यवती नदी, उसे भी पेरिस की सीन नदी की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जोजरी या जोजड़ी नदी को भी विकसित किया गया है। कौन से शहर में, जोधपुर शहर में। तो इस प्रकार हमने एक नदी को बारे में पढ़ा, सहायक नदी कौन सी, जोजरी। तो जोजरी नदी दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, और दोनों के संगम पर, मिलन स्थल पर कौन सा बांध बना हुआ, पिचियाक बांध या जसवंत सागर बांध बना हुआ है। आगे बात करते हैं नदियों की, तो छोटी-छोटी सहायक नदियां जिसमें गुहिया है, लिलड़ी है, मिठड़ी है, ये लूनी की सहायक नदियां। मुख्य सहायक नदी है बांडी सहायक नदी। कौन सी नदी है, बांडी सहायक नदी। सहायक नदियों में बात करें तो यह ऐसी नदी है जो लूनी की सहायक नदियों में एकमात्र नदी जो बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। क्या लाने के लिए जानी जाती है, बाढ़ लाने के लिए कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी जानी जाती है, तो बांडी नदी। बांडी नदी है वो लूनी की सहायक नदियों में एकमात्र सहायक नदी जो बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। इसी नदी पर, यह इस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, पाली शहर स्थित है। इसलिए ये भी प्रदूषित नदी है क्योंकि पाली में बहुत सारे कपड़ा मिले हैं। दूसरे देखें हम, इस पर एक बांध बना हुआ है पाली जिले में, सरदार समंद बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, सरदार समंद बांध। तो सरदार समंद बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो बांडी नदी पर बना हुआ। किस जिले में बना हुआ है, तो पाली जिले में। इस बांडी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है, ये खारी नदी। खारी नदियां हम बहुत सारी पढ़ेंगे, आपसे जिसके बारे में पूछा जाए इसके बारे में ध्यान रखना। यह खारी नदी किसकी सहायक नदी, बांडी की सहायक नदी है, जिस पर एक बांध बना हुआ है पाली जिले में, हेमावास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है। तो दूसरा बांध हुआ हमारे पास हेमावास बांध। अभी तक हमने 3 बांध पढ़े, जसवंत सागर बांध, सरदार समंद बांध और हेमावास बांध। सरदार समंद बांध किस पर बना हुआ है, बांडी नदी पर, जबकि हेमावास बांध किस पर बना हुआ है, तो बांडी की सहायक नदी खारी नदी पर। और दोनों ही बांध कहां पर है, दोनों ही बांध पाली में। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी, इसकी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई नदी।
इसका उद्गम पाली के ही बोरिया या कहीं पर गोरिया लिखा हुआ है, बोरिया गांव से इसका उद्गम होता है। पाली के बोरिया गांव से इसका उद्गम होता है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई की लुणी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? जवाई नदी। और इसी नदी को रोककर पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध बनाया गया एमएनसी द्वारा। कौन सा बांध है यह? जवाई बांध, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? जवाई बांध, न कि सरदार सामंत बांध। ना क्वेश्चन में वहां पर कंफ्यूजन हो जाए आपको। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? किस बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को कहा जाता है। इसकी सहायक नदी एक इसमें सहायक नदी आकर मिलती है खारी नदी, इसमें भी एक खारी नदी आकर मिलती है और उसके बाद इसका नाम जवाई सेकंड के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, तब इस दर्शन से नहीं पूछा जाए, खारी नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी सहायक नदी है मंथाई नदी। इसकी जवाई की एक सहायक नदी है मंथाई नदी और इस मंथाई नदी पर जैन रणकपुर मंदिर स्थित है पाली में, 1444 खंभों वाला जैन रणकपुर मंदिर किस नदी पर स्थित है? मंथाई नदी पर। मंथाई किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी। जवाई नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध बना हुआ है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? हम अमृत सरोवर कहते हैं। इस बांध में अतिरिक्त जल है वो सही परियोजना से उपलब्ध कराते हैं। सही परियोजना हम आगे चर्चा करेंगे, अब जब नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे, जब साबरमती की सहायक नदी आप पढ़ेंगे। हमने देखा था साबरमती एक सहायक नदी, सही नदी, जिस पर राज्य की पहली जल सुरंग 7.5 किलोमीटर लगभग लंबी जल सुरंग बनाकर इसका अतिरिक्त जल है वो हमने किसको उपलब्ध कराया है? जवाई बांध को उपलब्ध कराया है। तो जैसे लाइब्रेरी में पूछा था आईजीएमपी को अतिरिक्त जल कहां से मिलता है ना, व्यास परियोजना से मिलता है, इस प्रकार का तो हमसे प्रश्न पूछ ले। जवाई बांध को अतिरिक्त जल कहां से मिलता है? तो सही परियोजना से मिलता है। इस सही परियोजना से किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदी है। सही परियोजना किस जिले में संचालित है? उदयपुर जिले में संचालित है। उदयपुर जिले को पेयजल उपलब्ध करवाती है। साथ में इसका अतिरिक्त जल हम किसको उपलब्ध कराते हैं? ये जल सुरंग बनाकर 7.5 किलोमीटर राज्य की पहली जल सुरंग बनाई गई थी और इस जल सुरंग के माध्यम से हम किसको उपलब्ध कराते हैं? जवाई बांध को उपलब्ध कराते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले जवाई बांध को अतिरिक्त जल किस परियोजना से मिलता है? तो सही परियोजना से मिलता है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई नदी पर बना हुआ है, पाली जिले में बना हुआ है। जवाई नदी की सहायक नदी एक नदी है मंथाई। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं एक नदी है जिसका नाम है सुकड़ी नदी। जसवंतपुरा, हमने पहाड़ियां पढ़ी थी, जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां पर है? जालोर में, जहां से इसका उद्गम होता है और इसी के किनारे जालोर दुर्ग स्थित है। सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? जालोर दुर्ग स्थित है और जालोर में इस पर एक बांध बना हुआ है, बाकली बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बाकली बांध। ये बांध एक तरफ आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? एक तरफ जिले लिखे होंगे, एक तरफ बांध लिखे होंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित है या नहीं है? इस तरह का कोई प्रश्न आ गया परियोजनाओं से लेकर सिंचाई परियोजना से लेकर बांधों का प्रश्न पूछ के आपको तो याद रखना है। तो हमने अभी जो मुख्य बांध है उनके बारे में हमने कौन-कौन से बांधों के बारे में चर्चा की? जसवंत सागर बांध या इसी को कहते हैं पिछियाट बांध। नेक्स्ट बात की सरदार सामंत की, नेक्स्ट हेमावस बांध की, जवाई बांध की और बाकली बांध। ये सभी बांधों का संबंध कौन से अपवा तंत्र से है? लुणी अपवा तंत्र से। ऐसा याद रखकर आप याद रखेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा। इस प्रकार हम जो देख रहे हैं मानचित्र में, ये सारा अपवा तंत्र किसका अपवा तंत्र है? लुणी का अपवा तंत्र है। सब नदियों का, छोटी बड़ी सहायक नदियों का जल है वो लुणी में आता है। लुणी अपना जल लेकर आगे कच्छ के रंग में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस प्रकार हमने एक नदी तंत्र पढ़ा है। कौन सा नदी तंत्र पढ़ा है? लुणी का अपवाह तंत्र। इस प्रकार ये हमारे पास मानचित्र में अगर आप बनाना चाहें घर पे तो ये हमारे पास कौन सा अपवाह तंत्र है? लुणी का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट देखिए हम इसी अपवाह तंत्र में यानी कि अरब सागर के अपवाह तंत्र में नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट साबरमती का अपवाह तंत्र। साबरमती नदी की बात करें तो मुख्य नदी, गुजरात की मुख्य नदी। हमारे यहाँ सिर्फ इसका क्या होता है? उद्गम होता है। बस उद्गम होता है छोटी-छोटी शाखाओं के रूप में। इस नदी का उद्गम हमारे यहाँ पर छोटी-छोटी शाखाओं के रूप में फुलवारी की नाल की पहाड़ियों के आसपास से होता है। फुलवारी की नाल की पहाड़ियों से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। देखिए उदयपुर जिले से देखिए नदी का कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? नेक्स्ट पूरा ही बता देते हैं हम। नेक्स्ट हम नदी पढ़ रहे हैं साबरमती। यह अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला की ये वाला भाग कौन सा है? दक्षिण अरावली। इस दक्षिण अरावली की श्रृंखला में नदी पढ़ रहे हैं साबरमती।
साबरमती मुख्य रूप से गुजरात की नदी है। देखिए इस नदी का उद्गम वाकल नदी के रूप में होता है। फुलवारी की नाल हमने पढ़ा था कल, फुलवारी की नाल हमने पढ़ा था, जो गोगुंदा और झाड़ोल के बीच में स्थित दर्रा है, फुलवारी की नाल। अभ्यारण्य में भी पढ़ेंगे, अभ्यारण्य में हम पढ़ेंगे कि महुआ के दूसरा बड़ा स्थल है, हम दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर उड़न गिलेरी का दूसरा स्थल है फुलवारी की नाल, महाराणा प्रताप की कर्म स्थल है यही फुलवारी की नाल से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है वाकल नदी। कौन सी नदी है? वाकल नदी। इसी के पास से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी का नाम है मानसी नदी। वाकल मानसी एक नदी है यहाँ पर, सेई नदी हमने सहायक नदियों में पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी वैतरणी, वैश्वा, और फिर हमने पढ़ी थी यहाँ पर हतमई नदी। इन नदियों के मिलने के बाद में यह नदी साबरमती नदी मुख्य रूप से भी गुजरात में जाकर साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है। हमारे राजस्थान में भी छोटी छोटी सहायक नदियां ही नाम से जानी जाती है, हमारे यहाँ पर साबरमती नदी के नाम से कहीं नहीं जानी जाती। ये गुजरात में जाकर ये किस नदी के नाम से जानी जाती है? साबरमती। और ये गुजरात में इस प्रकार गुजरात के मुख्य में से जिसके किनारे गांधीनगर स्थित है और जिसके किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है, और ये आगे केम्बे की खाड़ी या खंबा की खाड़ी का ये भाग है, केम्बे की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। राज्य में मात्र ये 28 किलोमीटर बहती है, राज्य में इसका बहाव मात्र कितना है? 28 किलोमीटर। बहुत सारी किताबों में आपको 45 किलोमीटर भी मिले, लेकिन राज्य में इसका बहाव मूलतः बहुत कम मिलता है। यह तो हमारे यहाँ पर तो छोटी शाखाओं के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी शाखाएं? इसलिए हम सहायक नदियां पूछी जाती है, वाकल, मानसी, वैतरणी, हतमई, सेई, किसकी सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियां। दूसरा बात करते हैं हमारे लिए कि ये नदी गुजरात की मुख्य नदी हमारे से बहकर चली जाती है और यहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है, तो हमने इस नदियों को यहीं पर रोक लिया जिसमें हमने अभी बात की थी। सबसे पहली ये नदी है, हम देखें सेई नदी, यहाँ पर सेई परियोजना प्रारंभ की थी, सेई नदी पर सेई परियोजना प्रारंभ की उदयपुर शहर को जल उपलब्ध कराने के लिए, और इसी में से जल सुरंग बनाकर हमने इसका जल किसको उपलब्ध कराया है? जवाई बांध को। लगभग 7.5 किलोमीटर राज्य की पहली जल सुरंग बनाई गई सेई परियोजना में, और राज्य की पहली क्या बनाई गई? हमने जल सुरंग बनाई, और इसी के माध्यम से हमने किसको जल उपलब्ध कराया? जवाई बांध को। तो सेई परियोजना से किसको जल उपलब्ध होता है? तो जवाई बांध। नेक्स्ट में हाल में हमने देवास परियोजना का प्रारंभ किया गया। कौन सी परियोजना का प्रारंभ किया है? देवास परियोजना का प्रारंभ किया, और इस परियोजना में हमने किसको जोड़ा है? वाकल और मानसी नदी को, क्योंकि अरावली श्रृंखला में जल सुरंग बनाई है लगभग 11.5 किलोमीटर। ये राज्य की सबसे बड़ी जल सुरंग है। पहली कौन सी है? सेई, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? मानसी व वाकल नदियों को जोड़कर देवास परियोजना। देवास परियोजना में उदयपुर जिले में कौन सी दो नदियां हैं? वाकल और मानसी। किस जिले में? उदयपुर जिले में। तो इस प्रकार इनके जल को रोककर हमने क्या बनाई है? परियोजनाएं स्थापित की है। तो हमने यहाँ पर दो परियोजना देखी, सेई परियोजना और देवास परियोजना। देवास परियोजना में कौन सी दो नदियां हैं? तो मानसी और वाकल, राज्य की सबसे बड़ी जल सुरंग है। पहली कौन सी है? सेई परियोजना में स्थित है। तो इस प्रकार हमने देखा कौन सी नदी के बारे में पढ़ा हमने? साबरमती नदी के बारे में। इसी के पास में, यहीं से इसी के पास में एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। सिरोही की पहाड़ी में इसका उद्गम होता है, कुछ किलोमीटर बहने के बाद कच्छ के रन में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कौन सी है? पश्चिमी बनास। इस पश्चिमी बनास पर बनास बांध बना हुआ है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। तो आपसे पूछा जाए बनास बांध संगत असंगत आ जाए, ध्यान रखना बनास बांध बनास नदी से नहीं है, पश्चिमी बनास से संबंध है, और जिला कौन सा है? सिरोही। इसी के पास में छोटी सी 1 से 1.5 किलोमीटर बहती है वो नदी है सूके। सूके नदी कच्छ के रन में जाकर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर मुख्य नदी आपको कौन सी पढ़ी हमने? लूणी नदी पढ़ी, साबरमती पढ़ी, इसके बाद पश्चिम बनास, और कौन सी है? सूके। बाकी की क्या है? सहायक नदियां थी। यह अरावली के लगभग सभी कहां पर थी? पश्चिम की ओर। अब एक नदी है जो अरब सागर की है, लेकिन अरावली की किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। देखें हम, जिसका उद्गम भी कहां से नहीं होगा? अरावली से नहीं होता है ना। तो इस तरीके से प्रश्न हमसे घुमा फिरा कर पूछ ले, किससे? अरब सागर से। तो नेक्स्ट नदी हम पढ़ रहे हैं माही नदी। माही नदी का जल तो कहां जाता है? अरब सागर में, लेकिन इसका उद्गम कहां से नहीं होता है? अरावली से नहीं होता है। माने पढ़ेंगे इसे विंध्याचल श्रेणी की अपमेरु की पहाड़ियों से होता है। तो हम नेक्स्ट नदी पढ़ रहे हैं माही नदी। माही नदी है जो अरावली की किस ओर है? पूर्व की ओर है, जबकि अभी हमने पढ़ी थी सभी कहां पर? लगभग अरावली के पश्चिम की ओर है, और अरावली से इनका उद्गम होता है। जबकि अब जो नदी अरब सागर में जा रही है वो कौन सी? माही नदी है। हमने कल पढ़ा था यहाँ पर कौन सी श्रृंखला के बारे में पढ़ा था? यहाँ पर ये श्रृंखला कौन सी थी?
विंध्यन श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? विंध्यन श्रृंखला। इस विंध्यन श्रृंखला का इसी प्रकार हमने भाग पढ़ा है मध्य प्रदेश में फैला, यानी विंध्यन श्रृंखला में ही एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है, कौन सी पहाड़ी है? अपमेरु की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अपमेरु। अपमेरु की पहाड़ियों में स्थित एक झील है मेहंद झील। कौन सी झील है? मेहंद झील। इस मेहंद झील, जिला कौन सा है? धार जिला, राज्य मध्य प्रदेश। तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित, अपमेरु की पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील, धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, यानी कि विंध्याचल से इसका उद्गम होता है, न कि अरावल से। इस नदी को देखो, इस नदी को दिशाओं को लेकर भी प्रश्न पूछे। इस नदी, ये नदी उद्गम प्रारंभ में यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और राज्य के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? राज्य का देखो, ये दक्षिण भाग, ये कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी। तो राज्य ये निकलती कहां से? दक्षिण से निकलती, उत्तर की ओर बहती और राज्य में कहां पर प्रवेश करती है? दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में यह नदी इस प्रकार आगे बढ़ते हुए पश्चिम की ओर मुड़ते हुए आगे बढ़ती और नरवाली के आगे, लगभग पीपलपुर से आगे नरवाली और नरवाली से आगे एक मोड़ लेते हुए वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। वापस क्या हो जाती है? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और इस प्रकार दक्षिण की ओर मुड़ते हुए वापस से कहां चली जाती है? ये दक्षिण से मुड़ते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। गुजरात से होते खंभात की खाड़ी। लगभग इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 576 किलोमीटर, जबकि राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर राज्य में रहती है। देखो कितने उल्टे यू या उल्टे वी आकार में रहती है, अंग्रेजी के उल्टे यू या वी आकार में रहती है। दिशाओं से लेकर पूछ लेता हूं, फिर से दिशाओं बता देता हूं मैं। प्रारंभ में नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती, राज्य के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है और यह आगे बढ़ते हुए पुनः वापस दक्षिण की ओर बहती हुई कहां चली जाती है? खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। हमने इससे पहले यहां पर पढ़ा था, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? राज्य के दक्षिण से होकर कर्क रेखा। इसीलिए कर्क रेखा को काट लेगी, 2 बार काटेगी। इसलिए कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। इसे दक्षिण की गंगा, इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने के कारण इसे राजस्थान या भारत की क्या कहा जाता है? कांगो कहा जाता है। कांगो नदी है जो कांगो गणराज्य में है, जो क्या करती है? वो मध्य रेखा को 2 बार काटती है। और हमारे यहाँ पर ये नदी किसको काटती है? 2 बार कर्क रेखा को, जो मुख्य अक्षांश है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इस प्रकार भूमध्य रेखा की तरह ये भी हमारा मुख्य अक्षांश को 2 बार काटती है। ठीक है, तो उल्टे यू या वी आकार में बहती है। राज्य में इसका प्रवेश कहां से होता है? राज्य में इसका प्रवेश खांडू गांव से होता है। राज्य में इसका प्रवेश किस गांव से होता है? तो खांडू गांव। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में सीमा, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाते हुए यह गुजरात में महिसागर जिले में प्रवेश करती है और आगे जाकर इसको कहां पर मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यहाँ पर महिसागर जिला है जहां पर ये प्रवेश करती है। जहां पर इस नदी पर बात करें तो 2 बांध बनाए गए हैं। बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर इस पर बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध, और महिसागर जिले में गुजरात में एक बांध बनाया गया, कड़ाना बांध। यह गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सम्मिलित योजना है, जिसमें गुजरात का योगदान 55% है, जबकि राजस्थान का योगदान 45% है। इस पर विद्युत का पूर्ण अधिकार राजस्थान सरकार का। जब हम सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम बात कर ले देखेंगे सबसे बड़ा बांध 3.6 किलोमीटर लंबा बांध है, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चर्चा और करेंगे। अभी हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहीं पर देख लेते सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इस नदी यहाँ पर नदी जैसे प्रवेश करती है, इस नदी में सोहापुर प्रतापगढ़ से एक नदी आकर मिलती है, जिस नदी का नाम है एराव नदी। सेमलिया गांव में बैक वाटर में, माही बजाज सागर के बैक वाटर में आकर ये मिलती है। कौन सी नदी है? एराव नदी। इसके बाद यहाँ पर जाखनिया गांव से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम है जाखम नदी। नारायणपुरा या जाखनिया गांव से प्रतापगढ़ से नदी निकल कर आती है। कौन सी नदी है? जाखम नदी। ये जाखम नदी माही नदी में मिलने से पहले बिछामेड़ा, उदयपुर से नदी आकर मिलती है बिछामेड़ा जगह। इस बिछामेड़ा जगह से नदी निकल कर आती है, इस नदी का नाम है सोम नदी। सोम नदी में आकर जाखम नदी मिल जाती है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में यह बेणेश्वर में आकर नवाटापरा गांव है, नवाटापरा बेणेश्वर डूंगरपुर में गांव है नवाटापरा, उसमें आकर ये बेणेश्वर धाम में आकर मिल जाती है। बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है, माघ पूर्णिमा को क्या पड़ता है? यहाँ पर मेला होता है, जिससे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोम, इसके बाद हमने देखा एराव, एराव का जाखम, सोम। यहाँ से कलिंद्रा की पहाड़ी से निकलकर एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप नदी। एक यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी आकर मिलती है और गलियाकोट की सीमा
सीमा पर डूंगरपुर इनकी सीमा पर आकर नदी मिलती है, इस नदी का नाम है अनास नदी। और अनास नदी में एक नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम है हिरन नदी। हिरन नदी है वो अनास की सहायक नदी है, सीधी भी आ जाए तो मही की सहायक नदी है, नहीं तो ये अनास की सहायक नदी। कौन सी नदी? हिरन नदी। अनास और हिरन दोनों के मिलन स्थल पर ही हमने अनास परियोजना शुरू की गई। जो अनास परियोजना राज्य की स्वयं की है, दो राज्य की स्वयं की परियोजना है, जाखम परियोजना और अनास परियोजना, जब बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ेंगे तो अनास परियोजना है वो हिरन। तो हिरन नदी किसकी सहायक नदी? अनास नदी की। इधर से डूंगरपुर की पहाड़ियों से एक नदी आकर मिलती है मोरैन नदी। यह है मोरैन, एक नदी है मोरैन। कौन सी नदी है? मोरैन। इस प्रकार ये सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां हैं? सोम की, अपने माही की सहायक नदियां। जाखम की बात करें तो दो मुख्य सहायक नदियां, नाम थोड़े से किसने इसके कर्मई व सरमई। कर्मई व सरमई किसकी सहायक नदियां हैं? जाखम नदियां, जाखम की सहायक नदियां। जबकि सोम नदी की सहायक नदियां देखें तो यहाँ पर सोम नदी की सहायक नदियां गोमती, झामरी, टीडी। गोमती, झामरी, टीडी किसकी सहायक नदियां हैं? सोम नदी की सहायक नदियां हैं। जाखम नदी की बात करें, जाखम नदी सीतामाता अभयारण्य से होकर गुजरती है और यहीं पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया जाखम बांध। जाखम नदी पर जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर 81 मीटर 81 मीटर ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध बना सीतामाता अभयारण्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट बात करें हम सोम नदी। सोम नदी पर दो परियोजना संचालित है, सोम कागदर। सोम कमलांबा बांध है तो डूंगरपुर है, जबकि सोम कागदर परियोजना के बारे में हमसे पूछा जाए तो उदयपुर जिले में संचालित है। सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना व सोम कमलांबा बांध डूंगरपुर में सोम नदी पर संचालित परियोजना। इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं, सोम कागदर, सोम कमलांबा बांध बना हुआ है डूंगरपुर जिले में। देव सोमनाथ का मंदिर भी डूंगरपुर में इस नदी के किनारे स्थित है। और यह जाखम सोम में आकर मिलती है और फिर सोम में वो किसमें आकर मिलती है? बेनेश्वर में। लगभग यहाँ पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। इस प्रकार ये माही का अपातंत्र है। तो माही की सहायक नदी की बात करें, एरा में, जाखम में, सोम में, चाप है, मोरैन है, अनास है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यह सभी सहायक नदियां माही की सहायक नदियां। आगे हम नेक्स्ट इसी प्रकार चर्चा करेंगे। हम आगे हम बंगाल की खाड़ी का और आंतरिक अपवाद, इनके लेकर बांधों को लेकर बड़ी बड़ी विशेषताएं जो हम परियोजना में पढ़ेंगे। हमने दो बांध यहाँ पर, एक माहीबजाज सागर बांध है और एक कौन सा बांध है? कटारा बांध। माहीबजाज सागर का ही एक सहायक बांध है जिसको पिकअप बांध कहते हैं, कार्तिक पिकअप, वो बांसवाड़ा शहर में स्थित है। बांसवाड़ा शहर के पास में स्थित है, जिससे दो नहरें निकाली गई, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर की बात हम विशेषता पढ़ेंगे, ये आगे जाकर सागवाड़ा में इसका जलप्रपात होता है जिससे टिकाभाई नहर कहते हैं, और बाई नहर है वो आगे बढ़ते हुए गुजरात तक जाती है। तो उसके बारे में हम आगे जब बांध पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।